स्वरूप सुंदर आनना, लखी न जान महिमा किसी से, थकित पंडित अरे लवकर गुणी जाते कडे जना, कुलूप लावलं त्याने आता. आणि थकित ते आता उघडायला लागलेत कुलूप, पंडित लोक जमलेत तर गुणी जा जना, लवकर, तुम्हाला पण मिळेल. सुमिरो सुजन पाणी देता प्लीज, निशिवास रे, मधु मधुर पाणी देता प्लीज. में रहे मना, पतित पावन कालवे आहे तुम्ही? जगत जीवन, त्रिविधता हो किंवा नाही सांगायचंच ना. परिनाशना, भक्त एवढं काय जन रगरग, उतरे एवढंसं पाणी कुठे घालू कुणाचं नाक. भवनद, करत जय बाबा. हे मेहर बघा ते आत्ताच लोक गेले, गर्जना, त्यांनी उघडून दिलं. तेव्हा सुमिरो उघडच असतं ते, नुसतं सुजन दिसतं कुलपासारखं. निशिवास रे, मधु मधुर में रहे मना, स्फूर्ति दाता स्फूर्ति दे, गाए तेरे यश गायना, मधुसूदन चाहू बसु नित, ही हृदय सिंहासना, नित ही हृदय सिंहासना, सुमिरो सुजन निशिवास रे, मधु मधुर में रहे मना, गुण निधि चैतन्य मूर्ति, भक्त हृद शुभ कामना, सुमिरो सुजन निशिवास रे, मधु मधुर में रहे मना, मधु मधुर में रहे मना, मधु मधुर में रहे मना। अवतार मेहर बाबा की जय। की जय. बहुत बढ़िया, थैंक यू अंतरा. ऐसे ही आते रहना बीच बीच में. अभी जय बाबा। जय बाबा. अभी ये बाहर की आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही ना, इतना मुझे बता दीजिए. नहीं कर रही, नहीं ठीक कर है रही. आवाज। हाँ ठीक है ना. अच्छा, और जय साहब आप एमपीआर में है, समझ गए. थैंक यू. जय बाबा. एंजॉय मेहराबाद एंड समाधि विथ बाबा एंड थैंक्स फॉर लॉगिंग इन. और जिसने किसने आज चलाया, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी आई लॉग्ड इन लेट. अभी हमको और 2 मिनट समय है. और कोई छोटा सा गाना चाहते या बाबा की धुन? थैंक यू मैडम, थैंक यू. जय बाबा सर, जय बाबा. टेक रेस्ट. और आपको वहाँ रेंज आ रही, अच्छी बात है वहाँ पर. मुझे एक ही चिंता है कि ये प्रकाश का सफिशेंट होना है. कल के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है सिद्धार्थ वाजपेयी जी को, और कल का रीडिंग वो करेंगे. अभी हम देखेंगे आज कितना हम कवर अप करते हैं. इसके आगे के पेजेस सिद्धार्थ वाजपेयी जी कल करेंगे, क्योंकि कल थोड़ी यहाँ बाबा की सारी जगह हम एक्सप्लोर करना ढूंढना चाहते हैं. कई जगह पर ऋषिकेश में कई बार बाबा गए और कई सारे विज़िट के रिकॉर्ड भी नहीं उपलब्ध, लेकिन जितने उपलब्ध है वहाँ तो जाके देखेंगे ऐसा सोचा है. तो मानो अगर देर होती है, लेकिन फिर वो रीडिंग करना है तो फिर 4 बजे से ही अवेलेबल कराना पड़ता है, फिर जगह देखनी रह सकती है. इसलिए फिर कल का हमने सिद्धार्थ वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट की है, वो करेंगे रीडिंग. तो समय हो गया, हम शुरू करते हैं. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर आवाज नहीं आ रही आपकी. आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end.
अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। एक सेकंड देना, मैं थोड़ा ईयरफोन लेके आती हूँ ताकि आपको आवाज़ भी क्लियर आएगी, बाहर की आवाज़ भी नहीं आएगी। 2 मिनट ना प्लीज़, सॉरी। जय बाबा ताई. जय बाबा, जय बाबा. मिळालं मिळालं. डोंट वरी. करते वाचन सुरू करते. 2 मिनिट. जय बाबा. मधुकर डोंगरे भाऊ, जय बाबा. बाकी सब लोग अपना माइक कृपा करके बंद रखना प्लीज़. सुरेखाताई, जय बाबा. मधुकर डोंगरे भाऊ, सुरेखाताई, जय बाबा. वाचनाला सुरुवात करू का? हां, हो. हा तुमचा माईक चालू आहे. हां हां हां, कारण काय आत्ता माझ्याकडे कंट्रोल नाही आहे, होस्ट कंट्रोल, म्हणून प्लीज. हां, थैंक यू. जय बाबा. हम लोग ब्लू बस टूर का वाचन कर रहे हैं और इसमें हम लोग परिशिष्ट पढ़ रहे हैं. तो हमने पौर्वात्य महिलाओं का और पुरुषों के 2-3 पुरुषों के बारे में पढ़ा और पाश्चात्य महिलाओं का हमने पिछले बार पढ़ना शुरू किया था. उसमें 3 महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा था. आज इसी कहानी को, बहुत सुंदर है आगे, तो इसको हम शुरू करते हैं पढ़ना. पेज नंबर 749 है. तो हमने ये देखा कि कोई लंदन से थी, कोई इटली से थी, तीसरी यूएसए से थी. तो आज चौथी शुरू करते हैं, नदीन टॉल्स्टाय. ये नदीन टॉल्स्टाय रशिया से थे, लेकिन बाद में स्थलांतर करके, पहले वो लंदन गई, वहाँ से स्थलांतर करके यूएसए गई. तो इसके बारे में पढ़ते हैं बाबा के मंडलीजन. नदीन कुकुतुलस्क्या या कुकुतुलस्कया वॉज बॉर्न इन उड़ीसा. ये हमारा उड़ीसा नहीं है, ये रशिया का प्रांत है. तो वो लोग उसको अलग तरह से प्रोनाउंस करते होंगे. इम्पेरियल रशिया, तो ओडिशा, रशिया जैसा ये ओडिशा ऐसा करते हैं. ऑन सितंबर 1, 1884, 1884 में 10 साल से बाबा से ये उम्र में बड़ी है. हम इसलिए ये हर बार बोलते हैं कि किस प्रकार से अवतार आने से पहले से उसके आने की तैयारी कैसे शुरू होती है, उसके एक एक मंडलीजन कैसे उपस्थित होते हैं, या उसके आने के कुछ सालों के पश्चात या उस समय में इर्द गिर्द में. तो 1 सितंबर 1884 में नदिया, उसका नाम एक्चुअली नदिया, NADIA, नदिया था, पर बाबा ने उसका नाम नदीन कर दिया था. तो ये रशिया में इसका जन्म हुआ था. She immigrated to the United States with her second husband, Count Ilya Tolstoy, whom she married in September 1920. Ilya and Nadia were white Russians who left Imperial Russia following the Russian Revolution. तो इसका पहले पति से डिवोर्स हो गया था और उसके पश्चात जो प्रसिद्ध लेखक है लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने एक प्रसिद्ध, उनकी किताब बहुत ही प्रसिद्ध है, वॉर एंड पीस. तो इसके लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय, इनकी ये बहू थी. इनके
जो पुत्र थे काउंट, ये काउंट मतलब सरदार, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो राजघराने से इसका ताल्लुक था। तो लियो टॉलस्टॉय का बेटा भी काउंट, उसका नाम इलिया टॉलस्टॉय था। इससे नदीम की शादी हो गई, इसलिए उसको काउंटेस ये उपाधि मिल गई थी। तो ये अपने दूसरे पति इसका था काउंट इलिया टॉलस्टॉय, इससे उसकी 1920 में शादी हुई। और ये दोनों भी मतलब ब्लैक एंड वाइट ऐसा कुछ होता होगा, ये अक्का से पूछ सकते थे, बट एनीवे इनको वाइट रशियंस कहा है। और जो राज्य क्रांति आप लोगों ने झार के टाइम में, झार जो इनका राजा था, कि तभी भूखमरी बहुत ही बेकार थी और राज्य क्रांति हुई रशिया में। उसके पश्चात जो संभव मुझे अभी एकदम से आ नहीं रहा है नाम, उसके दौरान भी दूसरी राज्य क्रांति हो गई। तो ये दूसरी राज्य क्रांति के दौरान जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुई, उस समय में रशिया छोड़ के ये लोग Russians, following the Russians, they settled in Waterbury, Connecticut, eventually moving to New York City, where she learned of मेहर बाबा। तो ये रशिया राज्य क्रांति के दौरान, जिसे आज हम देखते हैं कि ईरान में बाबा ने जब ईरान में भेंट दी, तब ईरान पर राज्य करता था शाह नाम का राजा, और वो बाबा के दर्शन करना, उस समय बाबा का बहुत अच्छा दौरा रहा ईरान में। घर घर में, गांव-गांव में जितने भी बच्चे बाबा के स्कूल में पढ़ते थे, बाबा उन सभी बच्चों के घरों में भेंट दिए और लोगों ने बहुत उनको आदर स्वागत प्रेम दिया। बाबा के दर्शन के लिए बहुत लोग आते थे, भीड़ होती थी। तो उस समय ये शाह ने भी परमिशन ली थी कि बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिली थी। आगे चल के जैसे हम देखते हैं कि ईरान से शाह राजा को पदच्युत करके खोमेनी का राज्य आया। आप और हम स्कूल में पढ़ते थे जब वो राज्य क्रांति हुई। तो इन शॉर्ट कि उस दौरान जो अनरेस्ट, अस्वस्थता प्रदेश में होती है, लोगों को जो किल्लतें दिक्कतें होती है, तो देश छोड़ के कई लोग दूसरे देश में सेटल होते हैं। आज भी यदि आप देखोगे तो कई सारे बाबा प्रेमी जो है, जो बाबा के मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों के रिलेशन में है, इनमें से कई लोग आज यूएसए में सेटल है, कोई थोड़े से लोग लंदन में है। तो इस प्रकार से जब रशिया की बोल्शेविक नाही, रिपब्लिक त्याला काय म्हणतात ते, रशियात कोणाच डेमोक्रेसी नाही, तिथे काय होतं त्या, हां एनीवे मुझे अभी नाम समहाउ नहीं आ रहे फ्रैंकली क्योंकि कल शाम को मैं निकली हूँ, अब 12 घंटे से ऊपर। हाँ सॉरी, हाँ झार राजानंतर रिपब्लिक, रिपब्लिक त्याला काय म्हणतात, हां 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 कार्ल मार्क्स, नहीं कार्ल मार्क्स नाव आठवलं, हाँ झार के बाद कार्ल मार्क्स के, हाँ इसकी राज्य था। हाँ तो ऐसा होता है कि उस समय लोग देश छोड़ के जाते हैं, खास करके वो लोग कि जैसे हम देखते ये काउंटेस थी, मतलब राजघराने की महिला थी, सरदार राजा ऐसा कुछ, राजा से एकदम नज़दीकी लोग, जैसे कि अब्दुल्ला पकरवान का हम देखते ईरान में। तो उसकी वाइफ जो थी वो शाह के जो राज था उसमें एकदम शाह की करीबी मानी जाती थी। तो सोवियत सोशल, यस, तो इसलिए अब्दुल्ला पकरवान के परिवार को भी भागना पड़ा था, नहीं तो वो लोग उनको मारने पर तुले थे। इसी प्रकार से जब ये राज्य क्रांति हुई, झार राजा को बर्खास्त करके कार्ल मार्क्स ने जो लोकतंत्र, उनका क्या होता है उसको अभी तक मुझे हिंदी ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, एनीवे तो कम्युनिस्ट, यस, कम्युनिज़्म जब शुरू हो गया, कम्युनिज़्म जब शुरू हो गया तब इन लोगों को रशिया छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि ये काउंटेस मतलब राजघराने से संबंधित थी। और फिर पहले वो न्यूयॉर्क सिटी में गई, वहाँ पर उसने बाबा के बारे में सुना।
कहने के लिए ये सब भौतिक बाहर की गतिविधियाँ हैं। आंतरिक तरीके से यदि हम देखने जाएं तो ये सब इनके लिए भाग्य में था कि अवतार से मुलाकात के लिए। एनीवे, तो नदिया ट्रैवल्ड टू हार्मन ऑन हडसन। हमने देखा कि हार्मन ऑन हडसन एक महत्वपूर्ण अभी इसने मोड़ लिया है अवतार के कार्य प्रणाली में। मार्गारेट भी बाबा से वहीं से मिली, एलिजाबेथ भी वहीं पर मिली, नदीन टॉल्स्टॉय भी बाबा को वहीं पर मिली। सो ये हरमन ऑन हडसन, नदिया ट्रैवल्ड टू हरमन ऑन हडसन वेयर शी मेट बाबा ऑन नवंबर 19, 1931, द सेम डे एज एलिजाबेथ। तो अवतार को अपने सर्कल के मेंबर को चुनना है तो वो किस प्रकार कार्य करता है, ये किताब में हमने पहले भी पढ़ा था। जैसे कि इरिन बिलो के लिए खास बाबा गए थे और उस मीटिंग में वो नहीं आई तो बाबा ने ये भी कहा कि ये मेरी यात्रा एक खास व्यक्ति को मिलने के लिए थी, परंतु चूँकि वो व्यक्ति आई नहीं तो इस जगह पर मुझे फिर से आना पड़ेगा। और केवल इरिन बिलो के लिए वापस कुछ चंद महीनों में बाबा ने उस देश की यात्रा की। और जैसे इरिन बिलो बाबा के कांटेक्ट में आई तो बाबा तुरंत वहाँ से वापस भारत लौट आए। पायल जी, आपका माइक अनम्यूट करेंगी प्लीज़। मतलब म्यूट कर, हां, अरे ते ठीक आहे, जय बाबा। बंद नाही, म्यूट करायला फक्त सांगितलं होतं। एनिवे, चलो। सो जिस दिन एलिजाबेथ बाबा से मिली 19 नवंबर 1931 को, उसी दिन नदिया भी और उसी जगह हरमन ऑन हडसन में बाबा से मिली। शी हैड बीन ए स्टूडेंट ऑफ युगांडा, बट व्हेन शी सॉ बाबा फॉर द फर्स्ट टाइम she said, "My search is over," calling him the divine enigma, the true one, her life and resurrection. तो कितना महत्वपूर्ण है। अगर जैसे कि हम हमेशा देखते कि one has to prepare oneself to get the grace of the master, या हमारी तैयारी होने के बाद पश्चात मास्टर खुद हमारे पास कैसे चल के आता है, किस प्रकार ये नदीन के जीवन में कितने बदलाव हुए। और ये युगांडा की स्टूडेंट, आध्यात्मिकता में दिलचस्पी रुचि रखने वाली, आध्यात्मिकता में अभ्यास करने वाली ऐसी वो स्टूडेंट थी। जैसे ही उसने बाबा को पहली दफ़ा देखा तुरंत उसने कहा कि अब मेरी खोज पूरी हो गई। और बाबा को उसने कहा दैवी लहर है, दैवी रहस्य, डिवाइन एनिग्मा, मतलब ये बाबा मतलब एक दैवी रहस्य है, ऐसा शब्द उपयोग। द ट्रू वन मतलब सत्य है, मतलब ईश्वर है, यही केवल ट्रूथ है, ऐसा उसने कहा। हर लाइफ एंड रिसरेक्शन, बाबा कॉल्ड हर नदीन टू डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम हिज कज़न नाजा। तो नाजा से उसको ये करने के लिए बाबा ने उसका नाम नदीन कहा। लेकिन ये बड़ी बात थी कि उसने पहली पहचान में बाबा को देखते ही बाबा की महानता को पहचानना ईश्वर के रूप में और एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। Count Hila Tolstoy had but one interview with Baba, during which Baba told him, "You have to take love into your heart." अब नदीन के पति जो है, जो काउंट मतलब सरदार कह सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनका नाम इलिया टॉल्स्टॉय थे, जो लियो टॉल्स्टॉय के पुत्र थे। इनकी बाबा से एक ही बार मुलाकात हुई और उस दौरान बाबा ने उन्हें कहा कि तुम्हें अपने हृदय में प्रेम लेना चाहिए। When Ila died in 1933, his last words were, "Body, mind is all crumbled down. Love alone is unshakable." After Ila's death, Nadine was free to be with Baba. ये
एक ही बात है, 2 सेंटेंस कई बातें बताता है। पहली कि देखो उसका कितना भला हो गया, 1933 में जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। 31 में नदीन बाबा के कांटेक्ट में आई। इसके बाद इलिया को गंभीर बीमारी हो गई और बाबा ने नदीन से कहा कि तुम अपने पति की सेवा करो। लेकिन 1933 में ही उसकी पति का मृत्यु हो गया और मृत्यु के समय इलिया के आखिरी शब्द थे कि शरीर मन ये सब क्रम्बल है, सब झोल है और एक वॉर्न आउट हो गया। केवल प्रेम ही स्थिर है, अनशेकेबल है, जिसको कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, ये अनशेकेबल है। ये महत्वपूर्ण बड़ी बात थी क्योंकि बाबा के कहने के पश्चात इन्होंने, जो बाबा ने उनसे कहा कि यू हैव टू टेक लव इनटू योर हार्ट, इसके पश्चात इन्होंने मरते समय ये शब्द बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब इलिया की मृत्यु हो गई तब नदीन जो है ये बाबा के पास पूरी तरह से संपूर्ण समर्पण के लिए पूरी तरह से मुक्त हो गई, फ्री हो गई, आज़ाद हो गई। तो हम जो देखते हैं कि 1 मिनट आप प्लीज़, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा होगा, फ़ोन बज रहा है, पता नहीं है, चलो बंद हो गया, अच्छी बात है। तो जैसे कि आध्यात्मिकता में अगर किसी की कहीं पर प्रगति रुक जाती है तो उसको बढ़ावा देने के लिए कभी कोई चीज़ दी जाती है, आध्यात्मिक या कोई चमत्कार या रहस्य उजागर किए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर उसकी प्रगति में कोई बाधा है तो उसको हटाया भी जाता है। लेकिन जिसको मानो अगर किसी का लड़का गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो जिसकी मृत्यु होती है उसको भी अच्छी सद्गति मिलती है। ऐसे नहीं कि उसका नाहक बलि गया है। ये ठीक ऐसा यहाँ पर दिया नहीं है, पर इसको अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये बात इलिया और नदीन को यहाँ पूरी तरह से लागू होती है। एनीवे, अब अपने पति के पश्चात नदीन टॉलस्टॉय पूरी मुक्त हो गई, बाबा के पास पूरी तरह से आके संपूर्ण समर्पण के लिए तैयार हो गई। नदीन was 54 at the beginning of the first Bluebus tour. In June 1941, she accompanied Elizabeth and Norina to America, where she settled in New York City to spread Baba's message. Elizabeth paid all her living expenses. देखो कितनी बड़ी बात है कि जब पहली ब्लू बस यात्रा के दौरान नदीन जो थी एक 44 ईयर्स की थी, 44 ना, 44 ईयर्स की। जब जून 1941 में बाबा के आदेश पर एलिजाबेथ पैटरसन के साथ नोरिना अमेरिका गई। ये सब कुछ छोड़ के संपूर्ण समर्पण था इसको, बाबा का, बाबा के लिए इसका संपूर्ण समर्पण था। अब ये टोटली डिपेंडेंट हो गई। ये भी देखने लायक चीज़ है, बिल्कुल जैसा वाला फैमिली के साथ हुआ कि सब कुछ है और सब न्योछावर करने के बाद फिर किसी के ऊपर निर्भर रहना आसान बात नहीं होती है। तो अब जो है ये एलिजाबेथ के पास साथ में नदीन वापस अमेरिका गई, न्यूयॉर्क सिटी में वो सेटल हो गए हैं। वहाँ पर वो बाबा के संदेशों का प्रचार प्रसार करती थी और उसके रहन सहन खाने पीने का पूरा खर्चा एलिजाबेथ पैटरसन करती थी, जो एक समय राजघराने की महिला थी। तो क्या कुछ करना नहीं पड़ता है, जो रियल सैक्रिफाइस जो 7 रियलिटीज़ में है, रियल सरेंडर एंड रियल सैक्रिफाइस इसको कहते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। बाबा कॉल्ड नदीन हु हैड अ ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस हिज नाइटिंगेल एंड सेड दैट शी हैड अ ब्यूटीफुल सोल। ईश्वर ने खुद किसी के बारे में ऐसा कहना बड़ी बात है। बाबा ने कहा कि नदीन टॉलस्टॉय की आत्मा बहुत अच्छी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। और बाबा ने उसे अपनी नाइटिंगेल कहा क्योंकि आवाज़ उसकी बहुत मधुर थी। काउंटेस नदिया या नदीन टॉलस्टॉय died of
amyotrophic lateral sclerosis ALS और Lou Gehrig's disease on April 14, 1946 at Roosevelt Hospital in New York City. 1946 में 33 में वो पूरी तरह से बाबा के पास आई थी। 13 साल उसने पूरा समर्पण किया और न्यूयॉर्क सिटी में ही रूजवेल्ट अस्पताल में ALS एक प्रकार का सोरायसिस है। ये भी न्यूरो मस्कुलर ही बीमारी है, जो इस बीमारी मतलब न्यूरोमस्कुलर की विभिन्न बीमारियां होती हैं। उस प्रकार के 3-4 अलग अलग बीमारियों से अब तक हमने देखा कि भिन्न भिन्न लोगों की कैसे मृत्यु हो गई बाबा की मंडली से। तो यहाँ टॉल्स्टॉय की भी मृत्यु ALS या एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस से न्यूयॉर्क सिटी में 14 अप्रैल 1946 को हो गई। शी वॉज 61, तब उसकी उम्र 61 साल की थी। When Baba received the telegram from Norina informing him of Nadine's death, he replied, "Tell Elizabeth, Nadia lives in me, with me and for me more than ever before." तो जब उसकी मृत्यु के पश्चात बाबा को खबर पहुंचाई गई और बाबा को जब टेलीग्राम भेजा गया, तब बाबा ने नोरिना मैचबेली के टेलीग्राम का रिप्लाई देते हुए उसे कहा कि एलिजाबेथ से कहे कि नदिया अब मुझ में रह रही है, मेरे साथ रह रहे हैं और मेरे लिए पहले से भी अधिक वो मेरे लिए अब जीवित है। कितनी बड़ी बात है। Nadine's body was cremated and her ashes were sent to India to be interred in the cemetery for female disciples. देखो ये सभी का एक्चुअली इनमें पद्धत होती है दफनाने की, पर जितनी भी पाश्चात्य महिलाओं की हम मृत्यु देखते हैं उनका दहन किया गया, जैसा कि यहाँ दिया है, एशेस तो दहन के पश्चात ही मिलेगी। और इस रक्षा को भारत में भेजा गया हर किसी के बारे में, और जिसको कि यहाँ पर भारत में उसको जो महिला मंडली की ग्रेवयार्ड है उसमें दफनाया गया। हर ग्रेव मार्कर इंस्क्राइब हर हैप्पीनेस वाज बाबा। बहुत सुंदर। तो उसकी समाधि पे लिखा गया है, इसका आनंद केवल बाबा थे। Nadine Elizabeth Patterson, Norina Matchbelly and Delia Dillon are considered to have been the pillars of Meher Baba's work in the West. मेहर बाबा का पाश्चात्य देशों में या पाश्चात्य विदेशी देशों में जो कार्य है, इसमें ये नदीन टॉल्स्टॉय, एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली एंड डेलिया डिलन, ये जो 4 थे, चौखंबा हम जिसको बोलते हैं, तो ये बाबा के चौखंबे थे विदेश में। बाबा के वह कार्य में ये बाबा के पिलर्स थे। ये चौखंबा के है ना, 4 खंबा या चौखंबा जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अभी ऐसा दूर रखा तो भी पढ़ने में भी आएगा और आवाज़ भी आपको आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेदी मेर्टेंस, तो इसके पश्चात हम चलेंगे स्विट्ज़रलैंड की महिला हेदी मेर्टेंस के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि हेलेन डैम एंड हेदी मेर्टेंस, ये दोनों को स्विट्ज़रलैंड से बाबा ने बराबर ब्लू बस टूर के पहले इन दोनों को कलेक्ट किया था। हेदी मेर्टेंस वॉज बॉर्न इन गोसाउ स्विट्ज़रलैंड इन 1893। बाबा का जन्म 1894 में, हेदी मेर्टेंस का जन्म स्विट्ज़रलैंड में 1893 में हुआ था, 1 साल पहले। शी वॉज अ पेंटर बाय प्रोफेशन एंड टॉट एट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स इन ज़ुरिच। तो ये इसका प्रोफेशन ही था, इसका व्यवसाय ही पेंटिंग का था। पेंटर थी। पेंटिंग मतलब पुताई वाला पेंटर नहीं, कलाकार, पेंटिंग, चित्र रेखाटना। और जो झुरिच का जाना माना स्कूल है, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें ये टीचर थी, प्रोफेसर थी। हर हस्बैंड वॉल्टर वॉज अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट
एंड ही एंड हेडी हैड 4 चिल्ड्रन। इसके पति का नाम वॉल्टर था। ये भी बाबा का बहुत अच्छा भक्त था, शायद आगे आएगा। इसका रेफरेंस आप लोगों को याद होगा कि ब्लू बस टूर के दौरान वॉल्टर बाबा से मिलने आया था, ये हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू संतोषी जी। तो ये हेडी का पति वॉल्टर था, जो कि आर्किटेक्ट था, अभियांत्रिक क्या कहेंगे था, आर्किटेक्ट था पेशे से। और इनके 4 बच्चे थे, हेडी और वॉल्टर के। बोथ हेडी एंड वॉल्टर वेर स्पिरिचुअल सीकर्स, सो नाइस। पति पत्नी दोनों को भी अगर आध्यात्मिकता में रस है तो वो परिवार अलग बनता है। तो यहाँ हेडी और वॉल्टर दोनों भी आध्यात्मिक सीकर्स, साधक थे, खोज लेते थे। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ रामकृष्णा एंड ही ऑफ सूफिज़म। तो जो वॉल्टर था ये सूफिज़म का उसकी आस्था सूफिज़म में थी। और जो हेडी मेर्टेंस थी ये रामकृष्ण परमहंस को मानने वाली थी। हेडी एंड वॉल्टर मेट मेहर बाबा at a reception on his first visit to Zurich, hosted by their friend Otto Hase on December 15, 1932। तो 1932 में 15 दिसंबर को इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, उसका नाम था ओट्टो हासे। बहुत सुंदर नाम है, अजीब नाम है, यूनिक नाम है, ओट्टो हासे। तो इसने बाबा के आगमन में पार्टी दी थी झुरिच में, और इस पार्टी में ये वॉल्टर और हेडी को उन्होंने आमंत्रित किया था, क्योंकि ये आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, इसलिए आध्यात्मिक गुरु मतलब बाबा आए तो उन्होंने उनको बुलाया वहाँ पर। दिस वॉज ड्यूरिंग बाबा's 4th trip to Europe and his 2nd visit to Switzerland. The Mertens family became lifelong devotees and served as Baba's host whenever Baba returned to the city. तो स्विट्ज़रलैंड को बाबा की ये 1932 में दूसरी भेंट थी, यूरोप में चौथी भेंट थी। और जो ये हेडी मर्टेंस और वॉल्टर, ये परिवार कायम स्वरूपी आजीवन बाबा के शिष्य बन गए। जब भी बाबा स्विट्ज़रलैंड जाते थे तब इन्हीं के पास बाबा रुकते थे, ये बाबा के होस्ट हुआ करते थे, सब कुछ देखभाल करते थे। हेडी वॉज 44 when the first blue bus tour departed. Baba called Walter to India at the end of November to see Hedy and to join the first tour for a short time. हमको सबको पता है पहली ब्लू बस यात्रा कब शुरू हुई? 8 दिसंबर 1938 को, जब ये पहली यात्रा के समय हेडी की उम्र 44 साल थी, 44 ईयर्स थी। और बाबा मतलब कैसा, केवल आध्यात्मिक नहीं तो ह्यूमन साइड ऑफ गॉड या प्रैक्टिकल भी कैसा ख्याल बाबा रखते थे कि अब पत्नी से पत्नी दूर जा रही कितने दिनों के लिए, तो बाबा ने वॉल्टर मतलब हेडी के पति को भी कुछ दिनों तक अपने पास रहने के लिए बुला लिया। दिसंबर 8 को पहले यात्रा शुरू हो गई, तो नवंबर के अंत में बाबा ने वॉल्टर को बुला लिया हेडी को मिलने के लिए, क्योंकि हेडी पहले से बाबा के साथ आश्रम में 4-6 महीने से रह रहे थे और कुछ समय तक पहली ब्लू बस यात्रा में शामिल होने की भी अनुमति बाबा ने वॉल्टर को दी। शी रिमेन्ड विद द टूर until April 18, 1939, when she departed with Helen Dam to return home to Switzerland at Baba's order. तो हमने देखा जो हेलन डैम है और हेडी मेर्टेंस, इन दोनों ने मिलके समाधि के मुराल बनाए हैं, लेकिन हेलन की तबीयत खराब होती गई और वो बहुत डिप्रेशन में गई। उसको स्विट्ज़रलैंड के भाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती थी, वो बहुत अकेली हो गई थी और समहाउ बाबा के वो पीछे पड़ी कि मुझे जाने देना। तो बाबा को उसको अनुमति तो बाबा ने दी, लेकिन उसको अकेली को नहीं भेजा। उसके साथ जाने के लिए, उसका ख्याल करने के लिए बाबा ने हेडी को आज्ञा दी, जबकि हेडी बाबा के साथ रहना चाहती थी। फिर भी बाबा ने हेडी की आज्ञा दी कि 18 अप्रैल 1939 को वो अंततः
उसको बाबा की आज्ञा से स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा हेलेन डाम के साथ। As of December 21, 1951, Walter was deceased, but Baba stayed with Hedy during his last visit to Switzerland while recapitulating from his automobile accident in 1952. दिसंबर 21, 1951 में वॉल्टर बीमार हो गया, लेकिन फिर भी 1952 में जो ओखलामा में बाबा का एक्सीडेंट हो गया, उसके पश्चात जब रेस्ट एंड रिकूपरेशन के लिए बाबा स्विट्ज़रलैंड गए तो बाबा इन्हीं के घर रुके, हेडी के ही घर रुके। हेडी सॉ हिम मतलब बाबा, हेडी सॉ हिम अगेन एट द ज़ुरिच एयरपोर्ट इन जुलाई 1956 and in 1958 at the सहवास at the मेहर स्पिरिचुअल सेंटर। तो बाबा की दूसरी जो भेंट थी, या बाईपास होता है ना, कभी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं रहती, जैसे कि भारत से जितनी फ़्लाइट निकलती है ज़्यादातर फ़्लाइट है दुबई से फिर आगे जाती है लंदन, यूएसए वगैरह वगैरह, तो जिसको हॉपिंग फ़्लाइट कहते हैं। तो एक बार ऐसे ही बाबा निकल रहे थे झुरिच एयरपोर्ट पर, जुलाई 1956 को हेडी बाबा को मिलने गई, फिर 1958 को वो बाबा से मिली, जबकि मेहर स्पिरिचुअल सेंटर साउथ कैरोलिना में सहवास था, उस सहवास के लिए भी वो गई थी। अब आगे चलते हैं, बड़ा है पेजेस में, एक पेज को दो बार प्रिंट किया उसने कोई बात नहीं। In the meantime, Hedy continued to paint. Her latter work was characterized as abstract geometric pop art, and her paintings continue to appear in art auctions. तो आगे भी हेडी ने अपना कार्य जो था पेंटिंग का जारी रखा, और इसका कार्य जो है अब उसमें एक खासियत आ गई कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कोई गांगड़े से सुषमा जी कोई लिख दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक पॉप आर्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मतलब पता है हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई रूपरेखा नहीं और ऐसा एक कलर फेंका इधर, एक कलर फेंका इधर, ऐसे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन कहते हैं उसको, आपने अगर ऐसी पेंटिंग देखी होगी। तो जियोमेट्रिक मतलब भौतिक, एंड पॉप आर्ट मतलब जो, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, कोई अगर इसको लिख दे, तो इस प्रकार का जो आर्ट उसका पेंटिंग्स एक आधुनिक प्रकार है, इतना कहूँगी। सबको ये पसंद आएगा ऐसा नहीं, पर इसमें से भी एब्स्ट्रैक्ट होता है लेकिन उसमें भी एक आकार रहता है। तो इसका ऑक्शन होता था, मतलब वो जानी मानी आर्टिस्ट, अच्छी आर्टिस्ट थी। By 1980 she had suffered a stroke and was no longer able to walk. Hedy Matrons died on May 18 or 19, 1982 in Corona, Switzerland at the age of 87 or 88. कोरोना मतलब कोरोना बीमारी नहीं, स्विट्ज़रलैंड की एक जगह कोरोना है और कैरोना, तो यहाँ पर उसकी मृत्यु 18 या 19 मई को 1982 में 1982 में हुई, और जबकि उसे पैरालिसिस हुआ, अर्धांग वायु हुआ, जब वो बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं थी और उसी में उसकी मृत्यु हो गई, तब उसकी उम्र 87 या 88 ईयर्स की थी। तो ये थे हेडी मेट्रंस। हम लोग पढ़ते हैं, कईयों ने, जैसे गांगड़े सर पाश्चात्यों की बहुत किताबें पढ़ते रहते हैं, पर कई बार जो पार्श्वभूमि है, कुछ चीज़ें हैं, ये हमको पता नहीं होती है, तो इसमें ये संक्षेप में महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी दी गई है। इसी प्रकार जो डॉक्टर डॉन्किन का फैमिली क्या है, उनकी पूर्व पीठिका क्या है, बाबा के साथ का जीवन की छोटी मोटी बातें क्या है, ये नहीं लोग जानते, लेकिन इसीलिए उनकी जीवन पर आधारित जो किताब है स्लेव ऑफ लव, बॉब मॉसमन जिसने द बॉयज़ किताब लिखी, इसी के द्वारा लिखी गई है किताब हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, दूसरा और चौथा फ्राइडे को 7:30 बजे, अभी टाइमिंग हो गया 7:45 को। तो एक अलग होता है जब बाबा पाश्चात्यों के साथ होते हैं, या उनको जो बाबा स्पष्टीकरण देते हैं वो अलग रहते हैं। पता नहीं भूचाल आ रहा है कि मुझे ही इसके कारण हो रहा है ऐसा
ओ माय गॉड, थोड़ा 2 मिनट देना। माय हस्बैंड ऑल्सो वेंट। शायद ट्रैवल की वजह से हो रहा है। एनीवे, हेलन डैम, हम इनके बारे में पढ़ चुके, मतलब थोड़ा बहुत इतनी बार इनका जिक्र हुआ है। तो वो जो हेलन डैम, ये समाधि के मुराल के समय की इसकी हकीकत आपको याद होगी। अपने आप को झूले जैसा बनाया, 4 रस्सियाँ, इसके ऊपर उसने अपने आप को ऐसा लिटा दिया उल्टा, और झाड़ू जितना बड़ा ब्रश से उसने वो जो समाधि का डोम है इसके चित्र चितारे हैं। ये महान आर्टिस्ट ये भी थी। इससे भी महान उसका प्रेम बाबा के प्रति था। बाबा ने उसको चुना तो डेफिनेटली और भी कुछ खास होगा जो हम लोग आंतरिक चीज़ें नहीं जानते हैं। तो हेलन डैम के बारे में पढ़ते हैं अभी। हेलन डैम वॉज बॉर्न इन एजलशॉफन, न्यू क्रेउसलिंजन, Switzerland on May 21, 1878, but her family later moved to Zurich. Helen was trained in arts and crafts and traveled throughout Europe studying with renowned artists, after which she settled in Zurich in 1913 as an expressionist painter. मुझे 2 मिनट देना। हाँ, पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झूले में बैठी हूँ, कि क्या ये गंगा की लहरें मुझे हिला रही, मालूम नहीं। मैं थोड़ा टॉफ़ी खा के आती हूँ, शायद अगर शुगर डाउन हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है, उसको हिल नहीं रहा है। फिर व्हाट इज दिस? आई एम सो सॉरी। अरे हाँ, दो मिनट। मैं ऐसे ही बैठी हूँ। हेलन डैम जो है, ये इसका जन्म स्विट्ज़रलैंड में 21 मई 1878 को एजलशॉफन ना, अब इस जगह को क्रिजलिंजन ऐसा कहते हैं, इस जगह पर हुआ। परंतु इसके पश्चात उसका परिवार ज्यूरिच शिफ्ट हो गया। आर्ट्स और क्राफ्ट्स में ये पारंगत थी, इसमें इसकी प्रशिक्षण हुआ था, और इसके लिए पूरे यूरोप में उसने प्रवास किया था। और जो विभिन्न जाने माने आर्टिस्ट थे, इनके आर्ट को उसने अभ्यास किया था। और इसके पश्चात ये ज्यूरिच में 1913 में एक पेंटर, एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर, अब पेंटिंग में कला में, आर्ट में कई सारे प्रकार होते। तो एक्सप्रेशन, मन की भावना, निसर्ग के रंग रूप, ये जो प्रकार है एक पेंटिंग का, इसमें उसने एक्सपर्टाइज किया था। जैसे है ना, MBBS के बाद फिर MD, फिर सुपर स्पेशलिटी, कोई भूल तज्ञ होता है, एनेस्थेटिस्ट, कोई हड्डी का होता है। तो इस प्रकार से ये पेंटिंग में और पारंगत होके एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर करके वो प्रसिद्ध थी। हेलेन लर्न ऑफ बाबा, जैसे कि आप देखो पुराना एकदम नए नए
पुरानी समाधि जिसने देखी है, अब तो थोड़े पेंटिंग उन्होंने बदल दिए हैं, तो ऐसा लगता था कि गांव के सारी महिलाएं लोग आके खड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ स्कूल के बच्चों के भी उसने चित्र चितारे हैं। कभी आपको मौका मिले तो समाधि की जो खिड़की है या मेन डोर के पीछे अंदर से देखो तो स्कूल के बच्चों का चित्र वहाँ चितारा गया है, टोपी वोपी पहन के, आपने देखा होगा। Helen learned of Baba from friends and met him in Zurich at Otto's reception on December 15, 1932. ये नाम कहाँ पढ़ा था हमने? ओट्टो हास। ये हेदी और वॉल्टर मार्टिन्स का मित्र था। इसने जो झुरिच में पार्टी दी थी, इसमें 15 दिसंबर 1932 को हेलेन दाम बाबा से मिली। When Baba invited her to India in 1938, she sold all her paintings and possessions. जितने उसके चित्र थे, जितनी उसकी ज़मीन जायदाद थी, सब उसने बेच दी। जब बाबा ने उसको अपने पास रहने के लिए, भारत रहने के लिए 1938 में बुलाया, संपूर्ण समर्पण, तन मन धन। She was 60 years of age when the first tour departed Mehrabad, but in March 1939 she was diagnosed with colitis. Afterward, her health was so compromised that Baba sent her home with Hedi in April. तो जब पहली ब्लू बस यात्रा निकली तो ऑलरेडी उसकी उम्र 60 साल की थी। क्या डेयरिंग है! 60 साल की उम्र में अपने लोग, अपना देश, जहाँ जाने माने हैं उसका व्यक्तिमत्व, और जहाँ सब लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, इनको छोड़कर पराए देश में अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ न्यौछावर करके जा के रहना, और वो भी भारत में दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत 60 साल की उम्र में। कितनी कठिन यात्रा हमने पढ़ा है उसका वर्णन। बारिश, धूप, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, कैसी कैसी जगह पर घूमे हैं बाबा के साथ, देखो। और ये बाद में एक्चुअली मार्च 1939 में ही बाबा के पास रहने के आने के 1 साल में ही उसको कोलाइटिस डायग्नोस हुआ। कोलाइटिस क्या होता है मालूम? पेट की बीमारी होती है, जो आतड़ी हमारी पेट के अंदर होती है, ये ऐसा ऐसा करती है तब अन्न पाचन होके आगे चलता है। तो ये एक पाइप जैसा हमारी आतड़ी होती है, लेकिन जब ये पाइप सिकुड़ के आपस में ये दोनों चिपक जाता है तो जैसे खाते हैं बड़ा बेकार होता है कोलाइटिस। तो ये उसको कोलाइटिस था, और फिर भी वो बाबा के साथ इतना कठिन यात्रा उसने की, और इतनी तबीयत उसकी बिगड़ गई तो बाबा ने अप्रैल में उसको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, अप्रैल में उसको भेज दिया वापस, और उसके साथ हेदी को भी भेजा। शी सॉ बाबा वन मोर टाइम एट द झुरिच एयरपोर्ट इन जुलाई 1956। तो झुरिच एयरपोर्ट पर जब बाबा गए थे तब 1956 में एक बार बाद में वो बाबा से मिली। When Helen returned to Switzerland, she stayed with Walter and Hedi until a house could be found for her. अब देखो, जमीन जायदाद संपत्ति सब कुछ बेच-बाच पर आई थी, सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया था। अब जाकर वापस खुद को बसाना एक आसान बात नहीं होती है। आप थोड़ा आप उसको विजुअलाइज करके कल्पना कीजिए, जब इसको स्विट्ज़रलैंड वापस भेजा गया तो उसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। तो जो बाबा के प्रेमी वॉल्टर और हेदी थे, ये घर इसके लिए ढूंढने तक ये उन्हीं के साथ रही, और वो प्रेमी भी देखो बाबा के सच्चे। बिकॉज शी हैड नो रिलायबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बाबा अरेंज फॉर वॉल्टर टू प्रोवाइड हर विथ ए स्मॉल स्टाइपेंड फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर मूविंग इनटू हर न्यू होम। जब ये छोड़ के गई, ये जाने माने आर्टिस्ट थी, लेकिन सब छोड़ के जाने के बाद यहाँ तो महीने भी बहुत मतलब कम पीरियड है,
इतने दिन वो अपना व्यवसाय छोड़ के गई तो दूसरी तरफ जगह ले लेते हैं, क्योंकि उसके पास अभी उत्पन्न का कोई साधन नहीं था लाइवलीहुड के लिए। तो बाबा ने वॉल्टर को आज्ञा दी कि हर महीने उसको एक स्टाइपेंड दे दे और उसके रहने खाने का खर्चा करे। Hedy provided her with art supplies so that she could resume painting. तो हेडी भी पेंटर थे, तो हेडी ने उसको जो है कलर, ब्रश, कैनवास जो कि महंगे आते हैं, ये सारे उसने हेडी ने हेलन डैम को दिए ताकि फिर से वो अपना पेंटिंग का काम शुरू कर सके। देखो 2 दिन कोई मेहमान को झेल नहीं सकते आज के दिन में। यहाँ बाबा की आज्ञा से कैसे कैसे लोग कैसे कैसे दूसरे लोगों को पोसते थे, पालते थे, इसको आप ध्यान दीजिए, है ना। Helen began to focus on religious themes and her art became progressively more abstract. Her paintings were featured in her first and only retrospective exhibition when she was 89 years old. तो वापस जाके बसना एक बड़ी बात है। हाँ, एग्जैक्टली, अहिंसा, परफेक्ट रिएक्शन। तो अपने फिर उसने अब रिलीजियस थीम पर काम शुरू किया। देखो पहले तो खाली एब्स्ट्रैक्ट करती थी, अब धार्मिक थीम पर काम करके उसमें उसने पेंटिंग शुरू किया और उसकी आर्ट और अधिक प्रगल्भ हो गई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करके, और उसका एग्जीबिशन बना। तब उसकी उम्र 89 ईयर्स उसकी उम्र थी जब उसका एग्जीबिशन धरा उसकी पेंटिंग्स का, विदेश में पेंटिंग्स का। मेहरा रिकॉल दैट फॉर हेलेन्स 90th birthday the artist was driven to church in a horse-drawn carriage and feted with dancing and music. Helen died 3 days later on May 24, 1968. तो जब उसका जन्मदिन था, मेहरा ये कहती है कि 90 साल की जब वो हो गई और उसका जन्मदिन था, तो इसको घोड़े की गाड़ी में सजा के चर्च लेके गए और वहाँ पर काफ़ी सारा डांस और म्यूज़िक, पार्टी सब हो गई। इसके 3 दिन पश्चात ही मई 24, 1968 में उसकी मृत्यु हो गई। मतलब वो तभी 90 साल की थी। 90 years old she was when she died. ओके, 751, ये भी डबल प्रिंट किया। ओके, आगे चलते हैं। टुडे her paintings are exhibited at the Helen Dan Gesellschaft Museum at 8618 Oetville am See in Zurich. She is considered to be one of the most important Swiss artists of the 20th century. राजा रवि वर्मा को कितने लोग जानते हैं? M.F. हुसैन को कितने लोग जानते हैं, है ना। ये हमारे देश के जाने माने आर्टिस्ट है। तो इस प्रकार से हेलेन डाम ने स्विट्ज़रलैंड की सबसे महत्वपूर्ण आर्टिस्ट, कलाकार, 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण कलाकार करके नाम हासिल किया हेलेन डाम ने। और उसकी जो पेंटिंग्स है, वहाँ का जो प्रसिद्ध झुरिच का एक म्यूज़ियम है जिसका एड्रेस उन्होंने दिया है, वहाँ पर उसकी स्वतंत्र आर्ट गैलरी उसके नाम से उसको डेडिकेट की है। जैसे कि अगर बॉम्बे के म्यूज़ियम में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको राजा रवि वर्मा का मिलता है देखने के लिए सब पेंटिंग। तो इसी प्रकार से वहाँ पर इसकी जो पेंटिंग्स को के लिए गैलरी एक डेडिकेट की गई है। आगे चलते हैं। ये हो गई हेलेन डाम। आप लोगों को यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है, जिस आरती में बाबा भी कभी आए थे, बाबा भी गंगा आए थे और यहाँ से पानी ले जाया था बाबा के स्नान के लिए। तो भले हम तो आपको नदी में नहीं ले जा सकते, मैं भी नहीं गई हूँ क्योंकि अपना रीडिंग था, लेकिन जब आरती शुरू होगी, शायद 6:30 बजे है,
तो मैं यहाँ से जैसे आपको धुनी दिखाती हूँ, इसी प्रकार से बाबा की आरती समझकर ही आपको यह आरती में, जहाँ कभी बाबा भी कई बार आए हैं, तो वो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, 10 मिनट के बाद पश्चात। हाँ, इसलिए मैं उठ के देखा कि शुरू हो गई क्या। देखो, बाबा की किस्मत से स्थान ऐसा है कि यहाँ से ही सब कुछ दिखता है रूम में बैठे बैठे। अब पढ़ते हैं नॉनी गेली, जो कि राणो गेली की माता थी। Estelle Kanda Gailey was born in New York City in 1875, 1875 में, ये भी पहले से। एस्टेले कैंडा कैली ये इसका नाम था, और इसका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 1875 में हुआ था। She married Henry Ball Gailey, a prominent attorney, and they resided in New York City. एक बहुत जाने माने वकील थे हेनरी बॉल गेली, इनके साथ ये एस्टेले अर्थात नॉनी गेली की शादी हुई थी, और ये लोग न्यूयॉर्क शहर में रहते थे, बहुत रईस थे। हेनरी एंड एस्टेले हैड 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चे थे, हेनरी क्लिफोर्ड नोन एज क्लिफोर्ड एंड मैडेलिनी एस्टेले। तो हेनरी क्लिफोर्ड और मैडेलिनी एस्टेले, मतलब नन अदर देन आवर राणो गेली। राणो गेली का नाम है मैडेलिनी एस्टेले। Henry died in 1920, leaving her a wealthy widow. 1920 में इसके भी पति की मृत्यु हो गई, तब ये बहुत धनिक विधवा थी। During the late 1920s, Estelle changed her name to Nonnie and Medelines to Rano using numerological calculation. तो 1920 में जो एस्टेली गैली थी, इसने अपना नाम नॉनी रखा, और मेडेलिनी जो नाम था तो इसका नाम उसने राणो कर दिया। कई लोग न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो लोग करते हैं कि ये संख्या है, ये अब ऐसे तारीख में जन्म हुआ, उसके लिए ये नाम ठीक रहेगा, उसकी संख्या ऐसे, ये कोई होता है शास्त्र, उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन करके, मतलब वो नाम, उसमें जो अल्फ़ाबेट है उनका नंबर, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसका जन्म, डेट ऑफ बर्थ का एडिशन, कोई होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उसने अपने दोनों के नाम चेंज कर दिए थे। She and Rano gave up their apartment in New York to travel during the fall of 1930s. 1930 में यात्रा करने के लिए उनका जो अपार्टमेंट था वो उन्होंने बेच दिया था न्यूयॉर्क शहर में। Nonnie and Rano first heard of Baba in 1933 through their friend Runao. This is not Rano. Runao Bogislav and Runao's friend Quentin Todd. When Quentin showed Nonnie a photograph of Baba, Nonnie exclaimed, "Why, I have seen the man's face before." And she thought to herself, "Someday I am going to meet that man. Someday I am going to meet that man." तो नॉनी और रानो गेली, इन्होंने पहली दफ़ा 1933 में बाबा के बारे में सुना। उनका जो फ्रेंड थी रुनाओ बोगिस्लाव, और रुनाओ का फ्रेंड था क्विंटिन टॉड, इनके मार्फत, क्विंटिन टॉड और रुनाओ बोगिस्लाव, ये नाम आपने सुने होंगे बाबा के चरित्र में, इनके द्वारा इन्होंने बाबा के बारे में सुना था। और जैसे क्विंटिन टॉड ने नानो गेली को बाबा का फ़ोटो दिखाया, तो तुरंत नानो गेली बोली, "हाँ नहीं, मैंने तो ये व्यक्ति का चेहरा पहले कभी देखा है।" और वो अपने मन से बात करती है, किसी दिन मैं इस व्यक्ति से ज़रूर मिलूँगी। क्या हुआ, प्रतिभा मेहरा को नॉनी कंपोज सेवरल पोएम्स फॉर बाबा, इंक्लूडिंग बिलवड, द ब्रेथ, द मास्टर्स हैंड एंड एक्सटेसी। अब हम एक काम करेंगे, 1 2 3 4, जिस किसी के पास ये पोएम होगी कृपा करके अपना भजन ग्रुप में डाल दीजिए, या मुझे दे दो, मैं डालूँगी। तो नॉनी गेली ने बाबा के लिए काफ़ी सारी कविताएं लिखी। इसमें से कुछ कविताओं का नाम उन्होंने दिया, प्रियतम, सांस, सांस मतलब द ब्रीथ, गुरु का हाथ, और एक्सटेसी, इसको क्या कहेंगे, एक्सटेसी, मदहोशनी,
नहीं, Anand, Atyanand. The latter two were published under the name Kemali, Great one of Baba's names for her. तो बाबा ने नौनी गेली का नाम रखा था केमाली, और इसी पेट नेम से, पेन नेम से, दो जो है द मास्टर्स हैंड, गुरु का हाथ, और एक्सटेसी उसने प्रसिद्ध अपने पेन नेम से किया जो बाबा ने उसे दिया था। वही मैं सोच रही थी प्रभा निगम जी क्या हुआ। At age 63, Nani was the eldest of all the women invited to participate in the first Blue Bus tour, but she suffered from arthritis and heart problems and her health was already beginning to fail. जब पहली ब्लू बस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया, तब नॉनी गेली सबसे उम्र में एडवांस या सबसे उम्र वाली महिला थी। उसकी उम्र 63 साल थी। नदीन टॉल्स्टाय की 60 साल थी, और उसका काफ़ी दिक्कतें होती है। आर्थराइटिस था, हाँ सुरेखा तय, हार्ट के प्रॉब्लम, उसके हृदय की बीमारी भी थी, और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, और आए दिन वो बीमार होती थी, तकलीफ होती थी। और ऐसी दशा में हमने जो ब्लू बस यात्रा देखी है, ये पूरा भारत घूमी, वो भी वो ब्लू बस में, नॉट इन द कार। जस्ट थिंक, ये घुटने दर्द दे रहे हैं, पीठ दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, हाथ दर्द कर रहा है, ऐसे यात्रा करना पूरा भारत में, इट वॉज नॉट ए जोक। Unless one had a staunch like faith in Baba and ocean like love for him, one cannot do these things. Anyway, in September 1939 in Bangalore, during the second tour, Nani became progressively weaker until she took to her bed on October 13. तो 1939 के सितंबर में नॉनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। दूसरी ब्लू बस यात्रा के दौरान बेंगलोर में 13 अक्टूबर को एकदम वो बिस्तर पर लेट गई। एस्टेले कैंडा गेली डाइड द फॉलोइंग इवनिंग, शी वॉज 64। अगले ही दिन शाम को वो उसकी मृत्यु हो गई जब उसकी उम्र 64 साल थी, 64। आप थोड़ा सोचिए, कोई भी हम में से होगा या हमारे परिवारजन जाने नहीं देंगे। तबीयत खराब है, आराम करो, क्या पड़ा है, तुम्हारे बिना क्या अड़ा है, कई सारा होता है कि नहीं। हम भी सोचते नहीं नहीं तबीयत बिगड़ जाए, थोड़ा आराम कर लो, है कि नहीं। अभी उस दिन मैंने कहा कि नहीं अब नहीं कहाँ जाऊँगी लेकिन वो गलत है। एनीवे, सो इस हालात में, और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। उसके मृत्यु की कहानी आप लोगों को याद है, हमने पढ़ी है। ये जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, बाबा ब्लू बस टूर में थे और बाबा आए, और ये आखिरी सांसें गिन रही थी और सबको लगा वो गई। जैसे बाबा ने रूम में एंटर किया और नानी को आवाज़ दी, तो नानी ने आंखें खोली, एक मंद सी मुस्कान उसके चेहरे पे आई, और मेरे ख्याल से बाबा का नाम उसने लिया और फिर आंखें बंद कर दी। ओ व्हाट अ ब्यूटी, ओ व्हाट अ ब्यूटी, ऐसा कुछ उसने कहा, शायद ये है उसका ही, ऐसा कुछ कहा। और फिर उसकी मृत्यु बाबा के प्रेजेंस में किसी आत्मा का देह त्यागना इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। यह भाग्य नॉनी गेली को, जो कि बाबा के माता पिता को भी यह भाग्य नहीं मिला, किसी परिवारजन को नहीं मिला, यह भाग्य नॉनी गेली को मिला। और बाबा ने स्वयं इसकी समाधि मेहराबाद में बनवाई। इसके लिए इतनी महंगा सी इटली से वो मार्बल सब लाया, और बाद में राणो गेली के भाई ने झगड़ा किया और जो भी उसकी बिलोंगिंग्स उसमें दफनाई थी, वो ग्रेव को खोलकर वो लेके गए। तो आज जो नॉनी गेली की ग्रेव है, समाधि टेकड़ी पर, वो खाली है, उसमें कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। पर बाबा ने स्वयं वो किया था, इसका कुछ तो अर्थ होगा। एनीवे, यहाँ चलते हैं, सॉरी। सो बाबा गेव नॉनी मुक्ति, तो इसकी ग्रेव भी खाली है, मतलब अब उसका पीछे कुछ नहीं है, वो मुक्त हो गई। लिबरेशन बड़ी बात है, बाबा ने उसको मुक्ति दे दी। आफ्टर हर बॉडी वॉज क्रेमेटेड, हर एशेस वर टेकन टू मेहराबाद to be interred on Mehrabad Hill in a tomb inscribed simply Nani, Baba's lover, at Baba's order. बाबा की आज्ञा से उसकी वहाँ कब्र खोदी गई, उसमें उसकी
क्योंकि जब ये हुआ तो ये लोग बेंगलोर में थे, उसको दहन किया, उसकी रक्षा वहाँ पर दफनाई गई बाबा के हाथों से, और बाबा की आज्ञा से उसकी समाधि पर लिखा गया था कि बाबा की प्रेमी। Hers was the first storm in what was to become the cemetery for female disciples, जो बाहर की तरफ में है, ऊपर ही है अपर मेहराबाद में। तो ये नौनी गेली की पहली समाधि वहाँ बनी, और जो कि महिलाओं की दफन भूमि की पहली दफन वहाँ पर समाधि नौनी की बनी थी। अच्छा, मुझे लगता है आपको समय हुआ है आरती दिखाने का शायद से। अब आरती मुझे तो यहाँ से दिख नहीं रही है, यदि आपको दिखती है तो देख लीजिएगा। देखनी है आप लोगों को आरती? ये ना अभी एक्चुअली मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि अभी उन्होंने आरती शुरू नहीं की है ना। ये लोग जब आरती शुरू करेंगे ना तब हम दिखाएंगे, थोड़े 10-15 मिनट बाद फिर देखेंगे, शायद तब आरती जलेगी ना तो अलग दिखाई देगा। आई जॉइंड, मैं पढ़ नहीं पाई, क्या मैसेज था? I joined a bit later. Is it Jabalpur? No. ऋषिकेश है शशि जी। मैं थोड़ा ऐसा बैठती हूँ, तो अगर चलेगी आरती तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? ऐसा बैठ जाती हूँ। आवाज़ आ रही? हाँ, एक मिनट, कुर्सी और पेज ऐसे यहाँ लेने दो। मेहर बाबा, बाबा की दया से है तो फैसिलिटी अपने को। मेहर बाबा, ये पालवे जी के बैंक के उनकी वजह से हमारा ये चलता है। जब आरती शुरू होगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी, हाँ ठीक है ना? मुझे यहाँ से दिखाई देगा। अब मैंने डायरेक्शन बदल दी है अपनी बैठने की, थोड़ा सा अटपटा है तो चल जाएगा। आपको आवाज़ आ रही? हम आगे पढ़ना शुरू रखते हैं, शायद थोड़ा टाइम है, जब आरती जलेगी तो शायद ऐसा कुछ दिखाई देगा, आरती वर्ती जो, तो ऐसा मैं समझ रही, आई डोंट नो, देखेंगे। पर वहाँ बाबा गए थे। When Nonny's son Clifford later requested that his mother's ashes be given to the family, Rano carried the urn that contained them with her to America in 1952. इसका भाई जो है राणो गेले का और नानी का बेटा, तो इसने बाद में कहा कि मेरी माता की रक्षा जो है ये मुझे ही दी जाए। और इस प्रकार से जब उसने कहा कि मेरी माता की रक्षा को मुझे ही देना है, तो राणो ने बाबा को बताया कि बाबा मेरा भाई तो जिद पर उतर आया, क्या करे? बाबा बोले खोल के दे तो उसको रक्षा। The Baba has already given her liberation, so what is there in the रक्षा? So ये समाधि खोल करके ये रक्षा वो ये लेके गया कलश वो। And Nonny's tomb may be empty, but it remains the most imposing of all those in the women's cemetery. भले राणों की समाधि अब खाली होगी, लेकिन महिलाओं की
जो समाधि स्थान में वो सबसे महत्वपूर्ण है। सेट अपार्ट, रेज्ड ऑन अ प्लिंथ एंड प्रोटेक्टेड बाय स्टैंशंस एंड चेन्स, इट इज़ अ मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट टू वन हु लीड व्हाट कैन ट्रूली बी कॉल्ड अ सेंटेड लाइफ। तो बाबा ने इसको खास बनाया था। यस नीलम जी, क्या कहना चाह रहे हैं? नीलम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके ओके ओके, पहुंच गए देहरादून। हाँ ओके। तो बाबा ने खास नौनी का समाधि के इतना ध्यान रखा था, डिज़ाइन ये सबसे अलग है। आप यदि देखोगे तो बाबा की माता पिता की भी समाधि को इतना सजाया नहीं, पोल है, चेन है, सुंदर है, ये सब किया है। लेकिन अगर एक ट्रू सच्चा प्रेम अगर ईश्वर से करके उस प्रकार का जीवन, संतमय जीवन कोई जिएगा तो उसको किस कदर प्रियतम उसकी दाद देता है, इसका एक सुंदर उदाहरण है। इतनी बढ़ती उम्र में अपना धन दौलत सब बेटी छोड़ करके वो बाबा के पास है, तभी तो बाबा ने उसको मुक्ति तक दी। इतनी उम्र में, बढ़ती उम्र में, इतना तकलीफ में वो होने के बावजूद वो बाबा के साथ बाबा की सभी आज्ञाओं का पालन करती थी। और इतनी वो हमेशा एकदम ऐसा रहती थी, एकदम अच्छे ड्रेस वगैरह, और किसी भी हालत में एक अनरूली बिहेव नहीं करती थी, एकदम कल्चर्ड हमेशा रहता था। वो कहते हैं, हमने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, इतनी गर्मी, पसीना पसीना सब हो गया, फिर भी उतनी गर्मी में वो ऐसा ऐसा अपने गर्दन सीधी और ये कर रही थी। मतलब एक जो हम तेवर नहीं कह सकते, तेवर शब्द गलत होगा। तो आगे चलते, ये हो गई नौनी गेली। अब उसकी बेटी रानो गेली, मेडेलिनी इसका नाम, मूल नाम था मेडेलिनी। शायद वो आरती उधर ही होती है, हाँ उधर ही चल रही है। अगर ज्वाला या कुछ ज़्यादा खास सामने वो लाते हैं तो हम दिखाएंगे आपको, वरना फिर एक बार दिखा देते हैं वैसे। ये डिस्टर्बेंस है क्या? कुछ लोगों को शायद ये डिस्टर्बेंस लगेगा, पर मुझे लगा कि ये मौका है। तो ये लक्ष्मण झूला जहाँ बाबा गए थे, अरे हाँ ये सुशोभित हो उठा है, तो इसको आप देख ही सकते हैं। दिख रहा है? ये जो लाइटिंग है ये लक्ष्मण झूला का लाइटिंग है, जहाँ है ना, कई बार बाबा ने पार किया है इस जगह को, और वहाँ उतर के गए हैं उस पार। और ये लाइट दिख रही है आपको, और ये सबसे लाइटिंग, और ये नदी किनारा है, सुंदर दिख रहा है। देखो अभी वहाँ आरती जल रही थी, शायद ये जो लैंप है मेरे सामने, उसके लेफ्ट में यदि आप देखोगे सीधा, तो 3 मंदिर जैसा कलश दिखाई देता है, और वहीं पर आरती चल रही है। तो वहीं पर लोग सारे भीड़ जमे हुए हैं, और एक बाबा का बंदा इस तरफ है, मतलब मैं और यह है लक्ष्मण झूला, है ना। वहाँ पर आरती चल रही है, गुलाबी गुलाबी प्रकाश, आपको ये नीला और सफ़ेद प्रकाश के बीच में अगर गुलाबी प्रकाश दिखता है तो शायद वो आरती हो सकती है। यदि और ज़्यादा से वो करते हैं दिखाई देगा, वहाँ से तो पलीते जैसे सब चल रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो मच एक्चुअली। ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है, और बाबा की उपस्थिति महसूस होती है यहाँ पर। वो आप तक पहुँच जाए, ये मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो हम फिर से चलते हैं, वापस रिज्यूम करते अपना रीडिंग। संभव मुझे आ गया फ्लिप कैमरा करना। रानो गेली के बारे में पढ़ते हैं, और यदि और कोई खास है, मतलब बाहर वो ला के दिए, ऐसे छोड़ते क्या करते मालूम नहीं, तो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। रानो गेली, मेडेलिनी Estelle or Estelle Gailey was born in York
City on July 6, 1902, the daughter of Henry Paul and Estelle Canada Gelly. 6 जुलाई 1902 में रानो गेली का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हेनरी बॉल एंड एस्टेले कैनाडा गेली मतलब नॉनी गेली का की ये बेटी थी, उसका नाम मेडेलिन एस्टेले गेली था। In 1924, at the age of 22, Madeline enrolled in the New York School for Applied Design for Women. She went on to work as a rough designer and later studied oil painting. तो न्यूयॉर्क सिटी में जो अप्लाइड डिज़ाइन फॉर वुमेन, महिलाओं को क्या डिज़ाइनिंग करने का, जिसको आजकल हम फैशन डिज़ाइनिंग भी कहते हैं, शायद इस तरह का कुछ होगा। तो इसके लिए उसने उस स्कूल में दाखिला किया अपना, और वो एक डिज़ाइनर करके और काम करने लगी, और साथ ही में ऑयल पेंटिंग भी उसने सीख लिया। रानो गेली वो है जो कई सारे बाबा के महत्वपूर्ण चार्ट इसी ने बनाए हैं। यदि आप म्यूज़ियम जाओ तो वहाँ जो इतना बड़ा दीवार के स्टाइल का है, ये भी इसी ने बनाया है। गॉड स्पीक्स के सारे चार्ट बाबा की आज्ञा से, बाबा के मार्गदर्शन में रानो गेली ने बनाए हैं। एक एक चार्ट की अगर चिपकली भी हो, इसकी पूंछ भी हो, तो वो किस तरह होनी है और किस तरह नहीं होनी है, ये सारे निर्देश बाबा उसको देते थे, और इन आदेशों का वो बखूबी पालन करती थी। और उस प्रकार से करने की, तो यह कैसा ये चित्र उसने चितारे, इसके ऊपर आधारित उसकी किताब है बिकॉज ऑफ लव। मैंने एक बार आपको दिखाई थी, आप तो नहीं दिखा सकती, घर पर है। आगे चलते हैं। इट वॉज एट मेडेलिनीज इंस्टिगेशन दैट हर मदर चेंज देयर नेम्स। तो रानो गेली के आग्रह से उसकी माता ने उनके नाम बदल दिए थे। शी वॉज सिक ऑफ बीइंग कॉल्ड मैडी एंड मेडेलिनी वॉज टू लॉन्ग टू पुट ऑन अ पेंटिंग। तो मेडेलिनी को कोई मेडेलिनी बोलेंगे नहीं, मैडी मैडी बोलते थे। तो रानो के लिए बड़ी उदास हो गई, तंग आ गई कि सब मैडी मैडी बोलते हैं, और पेंटिंग पे मेडेलिनी इतना लंबा नाम मैं नहीं लिख सकती और मैडी तो नहीं लिख सकती है। इसलिए रानो गेली के आग्रह से उसकी माता नॉनी गेली ने उनके दोनों के नाम बदल दिए थे। ठीक है, तो पता चल गया। Many recall that although Nani and Rano was very different, they were also very close, adding, Nani always called Rano my baby. तो मेहरा इन दोनों के बारे में बताते हैं कि हालांकि तौर तरीके, स्वभाव सा काफ़ी सारी चीज़ों में ये दोनों बिल्कुल भिन्न थे, माता और पुत्री नॉनी और रानो गेली, लेकिन दोनों का एक दूसरे से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। और नानी का रानो से बहुत प्रेम था, और हमेशा वो रानो को माय बेबी, मेरा बच्चा कहती थी। इनका इतना अधिक प्रेम एक दूसरे के साथ था कि ये हमेशा वो लगाव उनमें बना रहा। कई बार बाबा ने फिर इन दोनों आपस में सतत बात नहीं करे, तो बाबा ने, आप लोगों को वो आज्ञा याद होगी, हमने पढ़ी थी कि उनको ऑर्डर दी थी कि दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे के रूम में नहीं रहना, झांकना नहीं। तो ये भी बाबा ने, मतलब जो भौतिक दुनिया का ये प्रेम छोड़ के बाबा अपने ऊपर उनको कॉन्सेंट्रेट कराने की कोशिश कर रहे थे। Anyway, Rano was 36 in December 1938. She returned to Meherabad following the end of the truce, traveling intermittently with Baba as he continued to carry out his must work. तो दिसंबर 1938 में जब पहली ब्लू बस यात्रा निकल चुकी, तब रानो गेली की उम्र 36 साल थी। अब ये ब्लू बस की यात्रा के अंत में, चौथी ब्लू बस के यात्रा के अंत में रानो गेली मेहराबाद वापस गई। पाश्चात्य महिलाओं में से ये अकेली महिला थी जो आजीवन बाबा के साथ रही, बाबा के आश्रम में रही, और डॉन्किन वो थे कि जो आजीवन बाबा के साथ रहे। जबकि जब पहली दफ़ा पाश्चात्य महिलाएं मेहराबाद गए
तो रानो गेली ने कहा था, ओ दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी, मैं यहाँ कभी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे कहने वाली ही अंत तक वहाँ रही। तो एनीवे, तो बाबा जब जब मस्त कार्य जाते थे तो कभी कभी बीच बीच में वो रानो गेली को भी अपने साथ ले जाया करते थे। She shifted to Bombay along with Kitty after Baba closed down the ashram at the beginning of the new life. तो नवजीवन के पहले जब बाबा ने आश्रम बंद कर दिया तो बाबा की आज्ञा से रानो गेली किटी देवी के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई। किटी देवी को बाबा ने आज्ञा दी थी कि वहाँ पर वो जॉब करके अपना खर्च निभाए। At the end of that phase of work, Baba invited her to live at Mehrajhat. जब ये न्यू लाइफ पर्व ख़त्म हो गया तो न्यू लाइफ में वो वापस अपने घर नहीं गए, बाबा की आज्ञा से बॉम्बे रहे। इसलिए जब बाबा वापस मेहराजात गए तो उन्होंने उसको अपने साथ मेहराजात में रहने के लिए बुला लिया। ये होती है आज्ञाकारिता। और हमारी जो कौन सी पवार हमने देखा परसों, जो मेहराबाद के अरन गांव की थी, क्या नाम उसका, आज दिमाग ज़रा बस गया है ना। आपको कौन सी पवार? वालू पवार। न्यू लाइफ के दौरान उसको साथ में लेके नहीं गए और वालू पवार को बाबा ने आज्ञा दी थी कि जैसा वाला फैमिली के साथ बिंद्रा हाउस रहो, लेकिन वो नहीं रही, मेहराबाद रही। तो बाबा ने उसे वापस मेहराजात बुलाया नहीं अपने साथ रहने के लिए। लेकिन रानो गेली ने चूँकि बाबा की आज्ञा का पालन किया तो जब बाबा मेहराजात गए तो वहाँ उसे भी बाबा लेके गए अपने साथ रहने के लिए। शी रिटर्न टू अमेरिका फॉर बाबाज 1952 visit to Myrtle Beach and was riding in the second car when Baba's accident occurred. 1952 में जब बाबा ने अमेरिका यात्रा की उस समय में दूसरी जो कार पीछे से आ रही थी उस कार में रानो गेली सफ़र कर रही थी, वो भी अमेरिका गई थी। Rano pursued her art throughout her life, completing many sketches, drawings on oil portraits of Meher Baba, as well as numerous charts and book illustrations, including the 10-state circle, Painting for God Speaks, as well as the Master in Servitude emblem. She said of her work on the 10 circles, art is an act of love. प्रेम की कृति या प्रेम को प्रकट करना मतलब कला है, यही बाबा भी बोलते थे। तो अपने जीवन भर उसने पेंटिंग का कार्य किया, करती रही है। कई सारे स्केचेस, ड्राइंग्स, ऑयल पेस्ट पोर्ट्रेट्स बाबा के उसने बनाए। जब मैं घर वापस बॉम्बे जाऊं तो मुझे याद दिलाना, उसके कई सारे सुंदर सुंदर बाबा के फ़ोटोज़ उसने बनाए हैं, थोड़े दिखाएंगे आपको। और कई सारे चार्ट उसने बनाए, इलिस्ट्रेशंस किताबों के बनाए। जो प्रसिद्ध चार्ट है 10 सर्कल्स, 10 सर्कल का मंडल का जो गॉड स्पीक्स के लिए, वो भी उसने बनाया। साथ ही जो मास्टरी इन सर्विट्यूड का जो एम्ब्लेम सर्वधर्म का है वो भी बनाया। तो अपने कार्य के बारे में वो बोलती है ये प्रेम का प्रगटीकरण है। यहाँ पर एक फुट नोट पढ़ के फिर आगे जाएंगे। दिस इज एन allusion to a passage from Stay with God in which Francis Babazon said, art is an act of love in likeness of itself, spirit molding matter into lovely form, God's compassion as avatar unto men, and men's devotion to avatar as God. But God for devotion is by divine grace alone. तो ये जो उसने कहा है कि प्रेम का प्रगटीकरण, प्रेम मतलब एक आर्ट, मतलब एक प्रेम की क्रिया है या प्रेम की एक प्रगटीकरण या कृति मतलब कला है जो कहा। इसके बारे में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। स्टे विथ गॉड, ये जो किताब फ्रांसिस ब्रेबेजॉन ने लिखी है उसमें वो लिखते हैं
आर्ट इज एन एक्ट ऑफ लव इन लाइकलीनेस ऑफ इटसेल्फ। कला अपने आप में एक प्रेम का कार्य है। स्पिरिट मोल्डिंग मैटर इनटू लवली फॉर्म। जो तथ्य है, भौतिक है, इसको एक सुंदर आकार दिया जाता है स्पिरिट द्वारा, ऊर्जा द्वारा, चैतन्य द्वारा। गॉड्स कंपैशन एज अवतार अनटू मैन, ये ईश्वर का मनुष्य के लिए एक देन है, दया भाव है कि कोई कला उसको दान देना। एंड मैन्स डिवोशन टू अवतार एज गॉड, और मनुष्य का ईश्वर को अपनी भक्ति समर्पित करना, यह मनुष्य से ईश्वर के लिए दिया गया दान है। बट गॉड फॉर डिवोशन इज बाय डिवाइन ग्रेस अलोन। परंतु बट गॉड फॉर डिवोशन, लेकिन इस भक्ति के लिए प्रत्यक्ष ईश्वर की प्राप्ति करना, ये केवल और केवल दैवी कृपा से संभव है। बहुत सुंदर है ये। फ्रांसिस बेबेजोन मतलब लाजवाब। बाबा फ्रांसिस बेबेजोन की कविताएं अगर आपने किसी ने पढ़ी होगी, मैं तो आधे में किताब रख दी, इतनी मुश्किल है, जटिल है, बट एक बार उसका धागा अच्छे से पकड़ लो तो अच्छे से वो समझ में भी आ जाती है। और यहाँ पर बाबा उसकी कविताएं को पठन करते थे, तो किसी ने एक बार बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा कि अगले अवतार काल के लिए मैं अभी से हाफिज़ की कविताओं का पठन कर रहा हूँ, ताकि अगले अवतार में मैं अब जब जैसे मैं हाफिज़ की कविताएं, उसकी पंक्तियाँ बोलता हूँ, तो अगली बार जब मैं अगले अवतार काल में आऊँ तो मैं फ्रांसिस की ये पंक्तियाँ बोलूँ। इसके लिए मैं अभी उसका पठन कर रहा हूँ। एनीवे, व्हेन नॉन इज सन, अच्छा ये आपको दिखाना रह गया ना, क्या दिखाते कि चलेगा, मालूम नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं, और देख लो। चलो एक बार में मेहर बाबा बाहर, अच्छा यहाँ से नहीं दिखाई देगा, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। सॉरी यार, कुछ लोग शायद मुझे गाली बकते होंगे कि लक्ष्य झूला है, ऊपर से कुछ गया, अभी शायद विमान होगा। और सामने यदि आप देख रहे हैं तो वो नीले प्रकाश के नीचे सारा रिफ्लेक्शन है कुछ दियों का, और दिए जल भी रहे और इसमें तैर भी रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, और काफ़ी सारा इसका भी रिफ्लेक्शन पानी में है। पता नहीं आप कितना यहाँ पर कुछ दिख रहा है, शायद आप मेरे से ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं, ये अभी लास्ट टाइम, हाँ अब नहीं इसका ये करेंगे दर्शन, मतलब अपना रीडिंग आगे जारी रखते हैं। मेहर बाबा, अभी इसको क्लिप आ गया अपना, चलो थैंक यू। एंड इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी। जिसको पसंद नहीं है मुझे प्लीज़ लिख दे कि ये तुमको दिखाना नहीं चाहिए था। आगे चलते हैं रानो बेली का। लाइक द रेस्ट ऑफ द मंडली, रानो वेंट ऑन टू शेयर हर memories with pilgrims in the Mandali Hall for many years. The younger Westerners found her especially approachable, down to earth, and exceedingly honest about her weaknesses. This was very excellent quality of Rano. तो बाकी मंडली जैसा रानो भी मंडली हॉल में अपने बाबा के बारे में कहानियाँ मंडली हॉल में काफ़ी साल तक लोगों को तीर्थयात्रियों से शेयर करती रही। और जैसे है कि
नौजवान जो पाश्चात्य थे, इनको राणों के लिए से बात करना अधिक कंफर्टेबल लगता था, आसान होता था। उनको लगा कि राणों के लिए बहुत सिंपल है, सादी है, पोलाइट है, डाउन टू अर्थ है और ये बहुत ही ईमानदार है। अपने वीकनेसेस जो है, अपने कमियों के बारे में वो बहुत ईमानदार है और अपनी कमियों को ये अच्छी तरह से जानती है। Baba's name for Rano was Merano. Lord Meher records that Merano is the name of a flower, but Merano is the name of a city nestled in a valley in the Italian Alps that is known as the City of Flowers. तो बाबा ने रानो गेली का नाम रखा था मेरानो, मेहर का ME और रानो का रानो, मेरानो, मेरानो। लेकिन लॉर्ड मेहर में वो कहते हैं कि मेरानो एक फूल का नाम है और ये जो आल्प्स पर्वत है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, सह्याद्री है महाराष्ट्र में, तो वैसे इटली में जो पर्वत है इसको आल्प्स पर्वत कहा जाता है, द रेंजेस ऑफ आल्प्स। तो आल्प्स पर्वत जो है इटालियन, इसमें दरी में जो फूल पाए जाते हैं तो इनको कहा जाता है सिटी ऑफ फ्लावर्स। तो दरी की दरी ऐसे सुंदर रान फूल से सजी होती है तो उसको सिटी ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। मैं थोड़ा पैर ऊपर रख के अब आराम से बैठी हूँ, हाँ ज़रा सा सॉरी। Although it's not mentioned as okay, I have to complete this paragraph. Okay. Although it is not mentioned as a city that Baba visited, he may have heard of it during one of his sojourns in Italy. Merano was also a play on Rano's name. Rano said of Baba, sweetness, love, everything that was beautiful was there, and she recorded her stories in her memoir because of love, My Life and Art with Meher Baba. तो ये पता नहीं कि बाबा ने इस शहर को भेंट दी कि नहीं, कि जो एक वैली है उसका नाम सिटी ऑफ फ्लावर्स है, परंतु ये जो है इटली में इसका रेफरेंस है उनकी यात्रा के दौरान। और राणो के नाम में भी एक मेरानो करके एक गेम है, एक मेक है और राणो कहती है बाबा के बारे में, बाबा मतलब क्या कहेंगे, मुग्धता, प्रेम, मिठास, सब कुछ जो भी सुंदर है वो बाबा में था। और अपने जीवन की कहानियाँ उसने जो किताब लिखी है बिकॉज ऑफ लव, मेरा जीवन मेहर बाबा के साथ। आई एम ट्राइंग टू कवर, मेरा ध्यान गया अभी कि 7 को 2 मिनट कम है, बाबा की आरती अपनी शुरू होगी, तो इसके लिए आई विल गो फास्ट। Rano began to lose her memory as well as her hearing during her last years. Her health began to fail, and in late November or early December of 1986, pilgrims at Meherazad were told that she was not going to live much longer. Madeline Rano Esteli Gailey died at Meherabad on December 5, 1986, at the age of 84. In a family letter written days after Rano's passing, Mani called her beloved Baba's artist, disciple, and our much loved American sister companion for 50 years. Rano's body was cremated and her ashes are interred in the center of the row of 5 located to the left of Baba's Samadhi. तो आखिरी में रानो गेले की स्मृति भ्रंश हो गया, उसको सुनाई कम देता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और नवंबर और दिसंबर 1986 में पिलग्रिम्स को मेहराजाद में ये बताया गया कि अब वो ज़्यादा जिएगी नहीं। और ट्रू टू दैट 5 दिसंबर 1986 में मेहराजाद में उसका देहांत हुआ जब वो 84 इयर्स की थी। तो यहाँ हम रुक जाते हैं और उसका समाधि मेहराबाद में है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने ये
समय आपका व्यतीत लिया किया ऐसा लगता है तो। और प्रार्थना के लिए क्या जय, हाँ बोलिए प्लीज़। थैंक यू। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। बाबा की जय। थैंक यू। जय बाबा। तो मैंने पहचाना नहीं किसने बोला प्रेयर। अच्छा बोला, थँक यू। अच्छा, जय बाबा, जय बाबा। तरीच म्हटलं आवाज ओळखीचा आहे। एनिवे थँक यू भाऊ। अहिंसा, आप आरती बोलना और सुरेखा ताई बाद में आप 7 नेम्स याद से बोलना। जय बाबा। जय बाबा। बहुत दिन बाद पकड़ में आई। हाँ, कहाँ भागी थी। जय बाबा। जय बाबा। मेहर बाबा की जय।
मिहिर मन आरती स्वीकारो, सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो, सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो, अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो मिहिर आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो, सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो, दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदोद्धारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मिहिर बाबा की जय, अवतार मिहिर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। मैं
मैं जानबूझ के बाहर लेके बैठी कि बाबा का आवाज़ और बाबा की आरती भी यहाँ गंगा को सुनने दो बाबा। इसलिए बाहर बैठी हूँ। और अभी अपने सुरेखा ताई 7 नेम्स बोलेंगे, वो भी यहीं पर मैं बैठ के सुनूंगी। जय बाबा प्लीज़। हर मेहर बाबा की जय। हरि परमात्मा अल्लाह अहुर मज गॉड यजदाहू। हरि परमात्मा अल्लाह अहुर मज गॉड यजदाहू। हरि परमात्मा अल्लाहुर 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 मज गॉड यजदाहू। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। सभी को थैंक यू। कल भी जुड़ना, कल मैं जुड़ पाऊँगी तो मेरे को। हाँ यस बलराज देशपांडे भाऊ, शायद आरती अभी मालूम नहीं है मुझे एग्जैक्टली क्या वहाँ हो रहा है। मैं फिर एक बार दिखाऊंगी। बोलिए देशपांडे भाऊ, बोलिए प्लीज़। बाबांनी असं सांगितलं होतं की मी खूप विचार करून ही नावं दिलेली आहेत आणि त्या प्रत्येक नावाचा अर्थ बाबांनी समजावून सांगितला। ते 4 पानात आहे। हरी काय, परमात्मा काय, अल्लाह काय, अहुरमज काय। आणि आपण साधारण हरी परमात्मा हे सगळं हिंदूचं झालं है ना। आणि दुसरं बाबांनी सांगितलं की खूप विचार करून सगळ्या देवांच्या नावातून मी हे सिलेक्ट केलेत आणि त्याला मुद्दाम मी सिलेक्ट केलं, त्याच्या मागे अर्थ आहे आणि मुद्दाम त्याची ट्यून अशीच दिली आहे की जेणेकरून त्याचा प्रतिध्वनी म्हणून मी थोडा वेळ बाहेर पण बसले होते, पण मग त्या आवाजाने मला डिस्टर्ब व्हायला लागलं आणि डासायला लागले म्हणून मी आत आले, सॉरी।
की माझी इच्छा होती की आजचे वातावरण आहे तर ह्या घोष ह्या वातावरणात पण बाबांचा जाऊ दे. तर त्यांनी सांगितलं की त्या प्रतिध्वनीमुळे बराच परिणाम साधतो आणि म्हणून तर ही जी प्रत्येक नावं आणि त्याचा अर्थ आपण ब्ल्यूबस टूरमध्येच बहुधा इफ आय एम नॉट रॉंग आपण वाचलेला आहे. तरीही आम्हाला थोडं 2 आठवड्याची मुदत द्या आणि मला आठवण करून द्या. मुंबईत गेल्यावर मी ते सगळे पानं जसेचे तसे पोस्ट करेन. तो यहुदी किंवा ज्यू ते असं विचारत नाही, तसं ठोक सांगता येईल. आणि हरी परमात्मा अल्लाह अहुरमस्द गॉड ख्रिश्चन यजदान. आता अहुरमस्द आणि यजदान दोन्ही एकच आले पण आणि हो ज्यू इस्रायल. ज्यू किंवा ज्यांना आपण यहुदी म्हणतो किंवा ज्यू म्हणतो, यहुदी किंवा ज्यू म्हणतो ना, ते म्हणजे बोला. नाही हू आहे ना, याचा हे जे यहुदी लोकांमध्ये म्हणतात, ज्यू लोकांमध्ये म्हणतात. एक मिनिट एक मिनिट. Someone is trying to open the door. सॉरी, नहीं मीटिंग में होना इसलिए. थँक्स या सॉरी. बोला देशपांडे भाऊ. हू जे ना यहुदी, बरोबर ना, यहुदी लोकांमध्ये बोलतात ना ज्यू. पण त्यात फरक असा त्यामध्ये फरक असा आहे की एक त्यांचं म्हणजे जसं मोहम्मद आणि अल्लामध्ये जो फरक आहे, मोहम्मद आणि अल्लात जो फरक आहे तोच अहुरमस्द आणि यजदानमध्ये आहे. एक तुम्हाला माहीत सगळं आहे. नाही ज्यू लोकांसाठी, यहुदींसाठी आहे ते. आणि मग ते पुढे तुम्ही अगदी लांबवलंय. बाबांनी सांगितलं त्या पद्धतीने जर केलं तर त्यातनं ओमचा ध्वनी येतो बघा. ते आता जय बाबा तुम्हाला दिसतंय का मला माहित नाही. समोर घाटावर आता दिवे सगळे खाली सोडलेत छोटे छोटे. आणि हे इकडे जानकी ब्रिज. दाखवलं राम ब्रिज तिकडे आणि लक्ष्मण झुला आणखीन 2 किलोमीटर पुढे. आता इकडचं झालं, मग अशी तिकडचं झालं. करेक्ट आहे. वालू पवारनी पडेल ते काम केलं, त्या दिवशीच मी सांगितलं. आणि इथपर्यंत की मेहराबाई असं म्हणतात की वालू पवार जे आहे ते इतकं प्रेम होतं आणि त्यांचं कामामध्ये जे एवढं डेडिकेशन होतं, बाबांसाठीचे जे काम ते करत होत्या त्याच्यामध्ये एवढं डेडिकेशन होतं आणि इतकं प्रेम होतं की त्यांच्यासाठी बाबाच सगळं काही होतं. बरोबर. आहे की नाही. काय त्याच्या दारात काय रुजू होईल. आणि धनिक घरची होती ना, ते साधीबाई थोडी अशी होती की धनिक घरातली होती.
ठीक आहे, आता आपण कॉल एंड करूया, चालेल? ठीक आहे, सगळे मिळून बाबांचा जय जयकार करू. आणि हे दाखवणं हे जर चुकीचं असेल तर मला खरंच